Hello class 11. Hope all of you are fine. So in the last class of your chemistry, we were studying the chapter structure of atom, that is your chapter 2. So लास्ट क्लास में हमने वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे उनकी वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें मैंने बताया था कि वो कैसे फेल हो गया था वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने पे, और उस पर हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें प्लैंक्स ने ये कहा था कि जो भी लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। हर फोटॉन्स की अपनी एक एनर्जी होती है जो कि है E = h म्यू, जहाँ की म्यू होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड वो जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, सो बिफोर बिगनिंग ऑफ द टॉपिक आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल for the regular notification, and also please share my video with your friends as much as possible so that they may also get benefit from my lecture. Okay, so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप है। ठीक है, इस सेटअप में क्या है कि भाई एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया है एंड उसमें इस तरफ कैथोड अटैच किया गया है और इस तरफ डिटेक्टर अटैच किया गया है, जो कि एनोड की तरह रहता है। वो किसका रोल प्ले करता है? एनोड का। तो और इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ एक एमीटर लगाया गया है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट किस तरफ क्या फ्लो कर रहा है। एमीटर ये बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे मतलब करंट भी फ्लो करेगा, और करंट का फ्लो करना यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, पहला जब उन्होंने इस कैथोड पे, यानी कोई मेटल कैथोड है, ठीक है, नॉन मेटल को नहीं यूज़ करना है, मेटल को यूज़ करना है, पे जब उन्होंने लाइट को स्ट्राइक करवाया तो उन्होंने पाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट आउट हो रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ, यानी डिटेक्टर की तरफ जा रहे हैं। अब इस डिटेक्टर का काम क्या था? डिटेक्टर का काम था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करना है। और यहाँ पे जब एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू किया, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट भी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। 1887 में हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसमें परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वेयर इजेक्टेड व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ कैथोड मेटल। ठीक है, जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इजेक्ट की गई, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट हमने मार दी, एक फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की कि उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही मतलब स्ट्राइक करवाना है मेटल के सरफेस पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? इजेक्ट आउट हो रहे थे। ठीक है, सो दिस फिनोमेना, या फिर जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप कैसे लिखेंगे? द फिनोमेना। ठीक है, यानी दिस फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ स्विचेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हर्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं एजम्पशंस मिले कि यार यहाँ पे कुछ तो ऐसे एजम्पशंस हैं, लेकिन वो कैसे एजम्पशंस हैं थोड़ा उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें एजम्पशंस ये था कि जैसे ही मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ रही है और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी उस बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। ठीक है, जैसे कि जब कहीं रेस चल रही होती है और सारे रनर्स जो हैं एक जगह खड़े रहते हैं उस फ्लोर पे कि हमें अब रन करना है। ठीक है, तो जैसे ही या तो विस्टल बजती है या गन की साउंड आती है, उन लोग तुरंत दौड़ने लगते हैं, यानी उसके विस्टल के साउंड में और उनके रनिंग अप में कोई भी टाइम लैग नहीं रहता है कि यार उसने बजाया है अब 3 सेकंड तो रुक के दौड़ेंगे, नहीं, उसने जैसे किया और तुरंत दौड़ने लग गए। ठीक है, या फिर जैसे एग्जामिनर ने कहा कि योर टाइम स्टार्ट नाउ, और आपने तुरंत एग्जाम लिखना शुरू कर दिया, यानी उस बीच में कोई टाइम लैग नहीं है। तो वैसे ही उसने पाया कि स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑन मेटल
and ejection of electron, there is no time lag, there is no time lag, यानी कोई भी टाइम लैग नहीं है इन दोनों के बीच में। जैसे ही मेटल पे लाइट स्ट्राइक करिए तुरंत इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो रहा है, पहला केस ये था। दूसरा उन्होंने पाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो जितने ज़्यादा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बेसिकली ऐसे ही डिनोट करते हैं ई माइनस से, यदि आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना हो तो। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिपेंड on the intensity of light, यानी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं कि अभी आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी, कभी आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी। यानी मान लो अगर ऑरेंज लाइट से ये इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट हो रहे थे, आपने सोचा कि यार ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए मैं वॉयलेट लाइट यूज़ कर लेता हूँ या ब्लू लाइट यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकले जितने निकल रहे थे। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, इंटेंसिटी का मतलब है कि 9 वॉट की जगह मैंने 20 वॉट का बल्ब यूज़ कर लिया या 20 की जगह मैंने 100 वॉट का बल्ब यूज़ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा निकल रहे थे। यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट आउट होगा जब उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि उस पर स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। वंस अगेन, कोई भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि उससे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी of light is required for the ejection of electron, for the ejection of electron, known as threshold frequency, known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट से। सो इलेक्ट्रॉन विल ओनली इजेक्ट आउट इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। यानी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट सपोज कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है एंड उसमें पासिंग मार्क्स 60 है आउट ऑफ 100, ठीक है। यानी ये 60 क्या हो गया? ये 60 हो गया मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 60 क्या हो गया मेरा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी पास आउट होने के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर 60 से कम हुआ तो आप पास नहीं हो पाओगे और 60 से ज़्यादा हुआ तो आप पास हो पाओगे। उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम की लाइट मिली तो वो नहीं निकलेगा और इससे ज़्यादा की मिली तो वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब प्लैंक्स ने क्या कहा था? किसी भी लाइट की एनर्जी होती है, वो क्या होती है? E = h म्यू के बराबर होती है। तो उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट चाहिए ना, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जिसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन, कि इतनी एनर्जी की लाइट चाहिए ही चाहिए। अब एनर्जी यानी म्यू हो गया, ठीक है। तो जितना एनर्जी आप लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। यानी फोर्थ पॉइंट था मिनिमम एनर्जी required for the ejection of electron
is known as वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। अब लेकिन जब इसके बारे में प्लैंक्स ने स्टडी किया था तो उसने तो ये सब बेसिक थ्योरी बता दी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर रहे हैं, और अगर मैं इंटेंसिटी बदल दे, मतलब फ्रीक्वेंसी यदि बदल रहा हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही है। इंटेंसिटी के बदलने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, ठीक है। यानी उसने ये कहा कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बदल रहा हूँ कि ऑरेंज की जगह ब्लू ले लिया, ब्लू की जगह वॉयलेट ले लिया, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट है यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बदल रही है, वो चेंज हो रही है। लेकिन इंटेंसिटी के बदलने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी। आइंस्टाइन ने ये कहा, ये चारों एजम्पशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब कभी भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से निकालना की कोशिश कर रहे हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो यूज़ हो जाएगा, किस चीज़ के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। अब जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लाइट स्ट्राइक कर रहे हो यानी उसको क्या दे रहे हो, फोटॉन्स दे रहे हो, E = h म्यू के बराबर की क्या कर रहे हो, फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसमें से वो कुछ यूज़ करेगा वहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उसने उसको यूज़ कर लिया कि हम बाहर अब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास बच रही है वो यूज़ करता है एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज़ करता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इसकी एक बार थ्योरी लिखिएगा। आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी थी, आइंस्टाइन ने ये कहा, व्हेन अ फोटॉन of sufficient energy strikes an electron of the atom of metal strike an electron of the atom of metal, it transfers its energy instantaneously. It transfers its energy instantaneously to the electron during the collision. To the electron during the collision and the electron gets ejected without any delay. And an electron gets ejected without any delay. Without any delay. Also excess energy is used as kinetic energy, ठीक है। Also excess energy is used as kinetic energy. इस फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन ने पहले ये कहा कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन में एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट क्या कर रही है, जब स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो एटम क्या करता है, ये ट्रांसफर्स दिस एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन। वो क्या करता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाहर आने के लिए, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज कि कोई छोटा बच्चा को आप बुला रहे हैं
कि आजा आजा, वो नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, उसको चॉकलेट देते हो और वो तुरंत आते हैं, है ना, उसको क्या करते, चॉकलेट देते हो। उसी प्रकार अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसको एनर्जी दूंगा, यानी लाइट से स्ट्राइक करूँगा। और लाइट क्या है, फोटोन है। फोटोन क्या है, एनर्जी है, जो कि E=hν के बराबर है। अब उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए, तभी वो बाहर आएगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं आएगा। जैसे आपको पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए, अगर आपका उससे कम आया तो गलत है, और ज़्यादा आया तो आप मेरिट लिस्ट में आने लग जाओगे। मान लो अगर आपका 99 आ गया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, 70 आया तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, लेकिन आओगे ना, पासिंग से तो ज़्यादा ही लाओगे आप, 10 मार्क्स तो ज़्यादा है आपका पासिंग से। तो इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड द इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड विदाउट एनी डिले, वहाँ कोई टाइम लैग फिर नहीं होता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है। और जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, कैसे, तो उसको भी समझते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी जरूरत है, वर्क फंक्शन के बराबर है ना, यानी मिनिमम एनर्जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन, वो h/μ0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी चाहिए, यानी उसकी मिनिमम एनर्जी यानी वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, h/μ0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब सपोज, होप आपने ये लिख लिया होगा, जस्ट सपोज आपने एक लाइट स्ट्राइक करवाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है μ0, सपोज अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू स्ट्राइक्स ऑन मेटल, स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो h/μ एनर्जी की लाइट मैंने दे दी, जिसमें से h/μ0 क्या हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा किसके लिए, उसको इजेक्ट आउट करने के लिए, किसके लिए, इजेक्ट आउट करने के लिए। और बाकी की जो एक्सेस एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी 12mv², 12mv²। ठीक है, यदि मान लो आपको किसी का वर्क फंक्शन दे दिया हो और आपको ये भी दे दिया हो और आपको कहा जाए काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, h/μ माइनस h/μ0, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अगर वेवलेंथ दे दे तो h/μ को क्या लिख सकते हो, hc/λ माइनस hc/λ0, और आप उससे भी निकाल सकते हो, इजी है। यहाँ पे h आप जानते हो क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, यानी h जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h = 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यानी आइंस्टाइन का सिंपल सा जो थ्योरी था वो इस इक्वेशन में था, उसने ये कहा कि जब कभी भी किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसकी थोड़ी सी जो एनर्जी है वो यूज़ होती है वर्क फंक्शन के तौर पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और बाकी की जो एक्सेस एनर्जी है वो यूज़ होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी। तो चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो लगाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन में दिया है लिथियम हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन है जो वर्क फंक्शन है लिथियम का वो कितना है, यानी h/μ0 कितना है, 2.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, यानी इसका जो वर्क फंक्शन हो गया वो हो गया 2.90 × 1.6 × 10⁻⁻19 फर्स्ट इक्वेशन। फिर दिया हुआ है लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ 1850 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी है, 1850 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमने पढ़ा है E = hµ के बराबर होता है, यानी hc/λ। ठीक है, यानी जो लाइट एनर्जी जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसकी एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना है
डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू पहले निकाल लेते हैं, एच म्यू नॉट तो आपको मालूम है, दोनों को माइनस कर देंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसको h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8। c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, लैम्डा दिया गया है 1850 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एंड जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट को, साइंटिफिक नोटेशन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है। ठीक है, यानी कैसे करोगे, 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, फिर -34 + 18 हो जाएगा -16, एंड इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है 6.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, अब जब हम वेव थ्योरी के बारे में पढ़े तो हमने ये पढ़ा कि वेव थ्योरी जो थी वो 3 चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रा। तीसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रा, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कभी भी हम प्रिज्म से वाइट लाइट को स्प्लिट आउट करवाते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाता है, यानी वाइट लाइट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, जिसमें आप जानते हैं कि रेड जो है वो लीस्ट बेंट होता है और वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम बेंट होता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ लीस्ट है। उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पेक्ट्रम या ऐसे लाइट को हम फॉलो अप कर रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, आपको वो पता नहीं चल रहा है। लेकिन लाइन डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि हर लाइट के बीच में गैप रहता है, यानी डार्क स्पेसेस रहते हैं। क्या रहते हैं, डार्क स्पेसेस रहते हैं, जैसे कि हम लोग इससे समझते हैं। वेट, जैसे ठीक ये हो गया, ये हो गया, फिर मान लीजिए मैंने ऑरेंज को ओवरलैप करवा दिया, फिर येलो ले लेता हूँ, एंड लास्ट में ब्लू ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों स्पेक्ट्रम में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि इस केसेस में सब एक दूसरे के ओवरलैप हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा है इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, इसका स्टार्टिंग कौन सा है, या इसका उसका। ठीक है, यानी एक दूसरे के ओवरलैप है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी आपको दिख रहा है रेड कहाँ से, मतलब रेड यहाँ पे है, फिर बीच में कुछ नहीं है, ये डार्क स्पेसेस हैं, ये ब्लैक कलर में डार्क स्पेसेस रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी, उसी प्रकार यहाँ पे भी। तो जो बेसिकली जो हमको एटम में जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो हमको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, वो ये नहीं बता पाया। जबकि वेव क्या था, वेव तो कंटिन्यू फॉर्म में फ्लो करता है। फोटोन क्या है, फोटोन में मैंने आपको बताया था कि बाहुबली की तरह कई सारे बाण एक साथ आ रहे हैं, लेकिन वो बाण के बीच में गैप है ना, फर्स्ट एरो, सेकेंड एरो, फिर थर्ड एरो, यानी हर किसी के बीच में एक गैप है, वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं रहते। तो ये जो था इस प्रकार से एक्सप्लेन था, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
इसको फिर फोटॉन्स की थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम आपको क्लियर होंगे, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है क्या एंडिंग पॉइंट है कुछ पता नहीं। इसमें क्या है, लाइन अपने अपने वे में आ रहे हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के स्पेक्ट्रम और होते हैं। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इसमें आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सॉरी इसको आप दे दीजिएगा नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक, अच्छा ये जो डिसकंटिन्यूस वाला फॉर्म था ना, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और हमको पढ़ना था इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा लिख लेते हैं पहले। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation interacts with matter atom and molecules may absorb energy and attain higher energy state called excited state। ठीक, अब इसको कैसे समझते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड अटेन हायर एनर्जी स्टेट कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी जब कभी भी किसी एटम या मॉलिक्यूल को हम एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से किसी से स्ट्राइक करवाएंगे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जस्ट सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में यानी कहीं नहीं गया है, वो एज इट इज बैठा हुआ है। मैंने उसको क्या किया, एनर्जी दे दी। क्या दे दिया, यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसको स्ट्राइक करवा दी। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई और वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जस्ट सपोज कि आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पास मनी नहीं है और आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, तो आप घर में बैठे हुए हो, वो आपका कहलाएगा इनिशियल स्टेट या स्टेबल स्टेट। ठीक है, आपके पास एक्सेस ऑफ पैसा आ गया, किसी ने आपकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की, तो आप घर में तो नहीं बैठोगे, आप क्या करोगे, आप बाहर जाओगे, कार खरीदोगे, सेलफोन्स खरीदोगे, फिर वर्ल्ड टूर करोगे। यानी आप कहाँ चले जाओगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे। आप कहाँ चले जाओगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाओगे। क्या करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। यानी आपके पास पैसा आया, आपने बाहर चले गए और जैसे ही देखे कि यार लास्ट में अब 1 करोड़ में से सिर्फ 10,000 बचे हैं, अब तो घर जाना चाहिए, अब तो घर जाना चाहिए। यानी आप वापस आ जाओगे कहाँ, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। यानी जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन या मैटर या एटम कभी कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, जंप करता है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में जब वापस आता है तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है। आप भी कब आए, जब आपके पैसे खत्म हो गए तभी तो आप आए ना। तो वो वापस तभी आता है अपनी एनर्जी लूज करके, और वो लूज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो दूर गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, वॉयलेट लाइट की जो होती है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लीस्ट होती है। ये m और ये n, मैक्सिमम और लीस्ट। मान लो अगर उसको मैं रेड लाइट दूंगा तो यानी एनर्जी कम दिया तो वो कहाँ, यहीं तक जा पाएगा। और मान लो उसको मैं वॉयलेट लाइट दूंगा तो वो मान लो यहाँ तक जा सकता है ना, कि वो यहाँ पे चला गया। यानी जब वो वापस आएगा तो यहाँ पे जो रेडिएशंस एमिट आउट करेगा तो वो कौन सी एमिट आउट करेगा, रेड वाली एमिट आउट करेगा, है ना। एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, वो रेडिएशंस के फॉर्म में। और जब वो
ये यहाँ इस स्टेट से वापस आएगा तो एनर्जी की कौन से रेडिएशन की लूज करेगा, वॉयलेट रेडिएशन की एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन का थोड़ा फंडा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल। ये केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। हायर एनर्जी मोर अनस्टेबल, उतना अनस्टेबल होगा। ठीक, लेसर एनर्जी मोर स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके पास एक नौकरी है, अपना घर है, सब कुछ है, वो स्टेबल है। लेकिन अगर मान लो कोई हायर पोस्ट का ऑफिसर हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कोई कलेक्टर हो या जो भी हो, उनकी लाइफ में हमेशा तनाव रहता है ना, कि हमको ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, हर कोई उनको परखता रहता है, कभी कोई काम नहीं हो तो कोई कुछ भी बोल सकता है। और मान लो जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे कोई काम नहीं हुआ तो कौन क्या बोलेगा, आस पड़ोस वाले तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली वाले बोलेंगे, है ना। यानी उसके पास कम पावर है और वो ज़्यादा स्टेबल है। जिसके पास ज़्यादा पावर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, कोई बड़े पोस्ट का कोई कंपनी का CEO हो गया, कोई जो भी हायर पोस्ट वाला, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी जिस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये था जो रेड एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था और एक ये था जो वॉयलेट एब्जॉर्ब करके गया हुआ था। ठीक है, हमको ये नहीं पता चलता है कि उसने कौन सी एब्जॉर्ब की है, हमको तब पता चलता है कि उसने कौन सी एब्जॉर्ब की थी जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तब हमको पता चलेगा कि उसने वॉयलेट एब्जॉर्ब की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर ये मान लो सेकेंड था, तो सेकेंड वाला जो होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। वॉयलेट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, और ये जो होगा लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें दो रहते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, आई थिंक एमिशन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ये सिंगल एम होगा, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या चले गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एमिशन का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। किस फॉर्म में लूज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लेकिन वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आप देख सकते हैं एक यहाँ से है और एक ऐसे है ना, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, डार्क स्पेसेस है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो एनर्जी लूज करके आता है। जैसे आपको बहुत सारे पैसे मिले, आप एक्साइटेड स्टेट में चले गए, आप फॉरेन चले गए, आप कहीं वर्ल्ड टूर करने चले गए, जब तक गए जब तक सारे पैसे ख़त्म नहीं हो गए, वापस आ गए जब 10,000 बचे थे तो वापस आ गए आप। यानी वो जो एनर्जी लूज करता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में लूज करता है। यानी हर एनर्जी के बीच में गैप रहती है, हर एनर्जी के बीच में गैप रहती है। ठीक है, तो ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये कई सारे एटम्स को डिस्कवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। हमको हीलियम के बारे में पता ही नहीं था, वो तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जब स्टडी किया गया ना तो हीलियम की डिस्कवरी हुई, फिर गैलियम की भी डिस्कवरी ऐसे हुई, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी डिस्कवरी ऐसे हुई। तो जब कभी भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी।
उस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे एलिमेंट्स के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है, या उसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसी है, या इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ तक तो जो भी था ये था वेव थ्योरी की कुछ कमजोरियाँ, जो कि फिर पार्टिकल नेचर से या फोटोन नेचर से एक्सप्लेन किया गया। एंड होप ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये आगे हमको बहुत सारा पढ़ना है, ये आगे आपको बहुत सारा पढ़ना है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर जब वो वापस आता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट, या फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में लूज करता है, रेडिएशंस के फॉर्म में लूज करता है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल के फेल हो जाने के बाद अब उसकी क्या कमियां थी, उसकी पहली कमी थी कि उसने यही नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है एटम्स के चारों ओर। तो वहां फिर आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स ने पहले 3 पोस्टुलेट्स दिए, वो पोस्टुलेट्स पहले हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, बोहर्स का जो मॉडल था ना, वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स के लिए था। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 होता है, लेकिन अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचा कितना, 1। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मैं 2 निकाल दूं तो बचा कितना, 1। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वालों के लिए अप्लाई करता था, ठीक है। तो चलिए बोहर्स के पोस्टुलेट्स क्या थे पहले वो पढ़ते हैं। पहला था द इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कंटिन्यू रिवॉल्विंग, कंटिन्यू रिवॉल्विंग in their respective orbits, in their respective orbits without losing energy, without losing energy. Thus each orbit is associated with a defined energy called energy level. Thus each orbit is associated with a defined energy called energy level. पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, ठीक है, ये पोस्टुलेट्स हैं, ये बोहर्स के क्या थे, पोस्टुलेट्स थे, जो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाया। ये यू है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ गिवन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली 2 प्रकार के मोमेंटम आपने पढ़े होंगे, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। तो जब कभी भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, लेकिन जब कभी भी बॉडी कोई सर्कुलर ऑर्बिट में चलती है ऐसे, उसको हम उस दौरान उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन ऑर्बिट, इन एन गिवन ऑर्बिट is quantized. ठीक है, यानी mvr इज इक्वल टू NH/2π। उसने ये कह दिया कि कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यदि निकालना हो तो वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 यानी मैथमेटिक्स का कांस्टेंट, पाई यानी 3.14। तो m कहलाता है कि कौन से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, कि एटम से दूर के पहले ऑर्बिट में, कि एटम से दूर के दूसरे ऑर्बिट में, कि एटम के दूर से तीसरे ऑर्बिट में, कि 4th ऑर्बिट में। वो n की वैल्यू होती है 1 2 3 4, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3
4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमको थोड़ी पता कि कौन से में जा रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद था फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट उसने ये कहा एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम when an electron moves from one energy level to another, from one energy level to another level। ठीक है, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये उन्होंने कहा। इसके आगे मैं बताऊंगा क्या। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा बोहर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पोस्टुलेट्स को। ठीक है, बोहर्स ने ये कह दिया पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में लाई करता है जहाँ पे वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है। अब जब रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा तो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और अगर वो एसिलरेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करना चाहिए। यानी एनर्जी लूज करते करते वो ऑर्बिट छोटा होते होते उसको न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड ने, तो ये एक्सप्लेन किया बोहर्स ने। बोहर्स ने कहा नहीं, हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाई करता है। ठीक है, दस ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइंड एनर्जी। हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है, कि सारे क्या एक ही ऑर्बिट में लाई करते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में लाई करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, वो नहीं बता पाया। यहाँ पे उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। अब ऑर्बिट बहुत सारे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो क्वांटाइज्ड है। यानी वहाँ का एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π के बराबर होता है, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में वो लाई कर रहा है। ठीक है, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि एनर्जी इज एमिटेड एट और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। यानी कि यदि एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है या एक लेवल से दूसरे लेवल में, यानी मान लो फर्स्ट से सेकंड जा रहा है कि फर्स्ट से थर्ड जा रहा है कि फर्स्ट से फोर्थ जा रहा है, ठीक, या फिर सेकंड से थर्ड जा रहा है, सेकंड से फोर्थ जा रहा है, कि फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है कि फोर्थ से थर्ड में जा रहा है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, सेकंड से फोर्थ ऐसे जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। परंतु अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, कि फोर्थ से सेकंड, कि फोर्थ से थर्ड, कि सेकंड से फर्स्ट, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। बाय इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनर्जी। तो जब वो एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको उस हिसाब की एनर्जी भी चाहिए रहती है, जो कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर होता है, कि कितना उसने एब्जॉर्ब किया या कितना उसने एमिट आउट किया। अब हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है h म्यू के बराबर। E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, h म्यू के बराबर। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू 2 माइनस h म्यू 1, यानी h म्यू 2 माइनस म्यू 1, या फिर h c अपॉन लेमडा 2 माइनस h c अपॉन लेमडा 1, यानी h c अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1। ये है एनर्जी लेवल निकालने का तरीका।
ये एनर्जी गैप निकालने का तरीका कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कितना एनर्जी का गैप है। अब ये हर एटम के लिए अलग अलग है, ये हर एटम के लिए क्या है, अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये एक ही जगह बैठेगा। अब ये याद रखना कि बोहर की जो थ्योरी अप्लाई हो रही थी वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स यानी हाइड्रोजन यानी एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन, उसी के लिए ये अप्लाई कर रहा था। अब उसने इस सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते रेडियस ऑफ एटम निकाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी एटम का किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, या वो आगे वो थ्योरी सबके लिए अप्लाई होती है कि नहीं, एंड कैसे काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की निकाली जा सकती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास को तो बिल्कुल लीव नहीं करेगा, एंड ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि आज आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़े जो कि आपको बहुत काम में आएगा। तो होप आप लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।